एवरीवन, तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11th ललित कला की बुक जिसका नाम है भारतीय कला का परिचय। इसमें हम चैप्टर 6 पढ़ रहे थे जिसका नाम है मूर्तिकला स्थापत्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके चेक कर लें। स्टार्ट करते हैं। सन 1336 में स्थापित विजयनगर में ने इटली के निकोलो डिकांटी, पुर्तगाल के डोमिंगो पेइस और फर्नाओ न्यूमिस तथा दुआर्ते बारबोसा और अफ़गान अब्द अल रज्जाक जैसे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को आकर्षित किया, जिन्होंने इस नगर का विस्तृत विवरण दिया है। इनके अलावा अनेक संस्कृत और तेलुगु कृतियों में भी इस राज्य की गुंजायमान साहित्यिक परंपरा का उल्लेख मिलता है। वास्तुकला की दृष्टि से विजयनगर में सदियों पुरानी द्रविड़ वास्तुशैलियों और पड़ोसी सल्तनतों द्वारा प्रस्तुत इस्लामिक प्रभावों का संश्लिष्ट रूप मिलता है। इनकी मूर्तिकला, जो मूल रूप से चोल आदर्शों से निकली थी और जब उन्हीं आदर्शों की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थी, उसमें भी विदेशियों की उपस्थिति की झलक दिखाई देती है। उनके 15वीं शताब्दी के अंतिम दशकों और 16वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों के बीच के संकलनवादी भग्नावशेषों में जो उस समय का इतिहास सुरक्षित है, उससे पता चलता है कि विजयनगर का वह युग धन धान्य, संपन्नता एवं संस्कृति के सम्मिश्रण का समय था। बौद्ध और जैन वास्तुकला की प्रगति। अब तक यद्यपि हमने 5वीं से 14वीं शताब्दियों के दौरान हिंदू वास्तुकला में हुई प्रगति एवं परिवर्तनों पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया था, पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि इस काल में बौद्ध और जैन वास्तुकला भी हिंदू वास्तुकला से पीछे नहीं रही, बल्कि कदम से कदम मिलाकर साथ साथ प्रगति करती रही। एलोरा जैसे स्थलों में भी बौद्ध, हिंदू और जैन स्मारक साथ साथ पाए जाते हैं, जैसे कि बादामी, खजुराहो और कन्नौज आदि में किन्हीं दो धर्मों के अवशेष एक दूसरे के आसपास पाए जाते हैं। जब 6ठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया तो बिहार और बंगाल का पूर्वी क्षेत्र, जिसे ऐतिहासिक रूप से मगध कहा जाता था, एक साथ जुड़कर एक हो गया और पश्चिम में अनेक छोटे छोटे राजपूत राज्य उभर आए। 8वीं शताब्दी में पाल शासकों ने इस पूर्वी क्षेत्र में शक्ति प्राप्त कर ली थी। द्वितीय पाल शासक धर्मपाल अत्यंत शक्तिशाली बन गया और उसने शक्तिशाली राजपूत प्रतिहारों को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। धर्मपाल ने अपने सुदृढ़ साम्राज्य को गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में कृषि और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सहारे समृद्ध बना लिया। बोध गया निश्चित रूप से एक अत्यंत प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। इस तीर्थ स्थल की पूजा तभी से की जाती रही है जब सिद्धार्थ को ज्ञान यानी बुद्धत्व प्राप्त हो गया था और वे गौतम बुद्ध बन गए थे। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का ही मूल नाम था। यहाँ के बौद्ध वृक्ष का तो महत्व है ही, क्योंकि सिद्धार्थ ने इसी की छाया में बुद्धत्व प्राप्त किया था, यानी शिक्षा प्राप्त की थी। लेकिन बोध गया का महाबोधि मंदिर उस समय ईंटों से बनाए जाने वाले महत्वपूर्ण भवनों की याद दिलाता है। ऐसा कहा जाता है कि बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो देवालय बना था उसका निर्माता सम्राट अशोक था। उस देवालय के चारों ओर जो वेदिका बनी हुई है वह मौर्य काल के बाद लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। मंदिर के भीतर बहुत से लोग आलो दीवालों में जो प्रतिमाएं स्थापित हैं वे पाल राजाओं के शासनकाल में 8वीं शताब्दी में बनवाई गई थी। लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा है वह अधिकतर औपनिवेशिक काल में अपने 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया गया है।
मंदिर का रूपांकन असामान्य किस्म का है, न तो इससे पूरी तरह द्रविड़ और न ही नागर शैली का मंदिर कहा जा सकता है। यह नागर मंदिर की तरह संकरा है, लेकिन द्रविड़ मंदिर की तरह बिना मोड़ सीधे ऊपर की ओर उठा हुआ है। नालंदा का मठीय विश्वविद्यालय एक महाविहार है, क्योंकि यह विभिन्न आकारों के अनेक मठों का संकुल है। आज तक इस प्राचीन शिक्षा केंद्र का एक छोटा हिस्सा ही खोदा गया है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग समकालीन सभ्यता के नीचे दबा हुआ है, इसीलिए यहाँ आगे खुदाई करना लगभग असंभव है। नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी चीनी यात्री हैंसोंग के अभिलेखों पर आधारित है। इनमें कहा गया है कि एक मठ की नींव कुमारगुप्त प्रथम द्वारा 5वीं शताब्दी में डाली गई थी। यह निर्माण कार्य प्रवर्ती सम्राटों के शासनकाल में भी चलता रहा, जिन्होंने इस विलक्षण विश्वविद्यालय का कार्य संपन्न किया। इस बात के प्रमाण साक्ष्य मिलते हैं कि बौद्ध धर्म के सभी 3 संप्रदायों थेरवाद, महायान और वज्रयान के सिद्धांत यहाँ पढ़ाए जाते थे, और उत्तर चीन, तिब्बत और मध्य एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में भी श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा और अनेक अन्य देशों में बौद्ध भिक्षुओं बौद्ध धर्मों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा और इसके आसपास स्थित बोध गया तथा कुकीहार आदि केंद्रों में आते थे। भिक्षु और तीर्थयात्री वापस अपने देश जाते समय अपने साथ छोटी छोटी प्रतिमाएं और सचित्र पांडुलिपियां ले जाते थे। इस प्रकार नालंदा जैसे बौद्ध मठ कला उत्पादन के विशाल केंद्र बन गए थे, जिनका प्रभाव एशिया के अन्य सभी बौद्ध धर्मावलंबी देशों की कलाओं पर भी पर्याप्त मात्रा में पड़ा था। नालंदा की गच्छकारी, पत्थर तथा कांस्य मूर्ति बनाने की कला सारनाथ की गुप्तकालीन बौद्ध कला से विकसित हुई और उसी पर पूरी तरह निर्भर रही। 9वीं शताब्दी तक आते आते सारनाथ की गुप्त शैली और बिहार की स्थानीय परंपरा तथा मध्य भारत की परंपरा के संगम से एक नई शैली आविर्भाव हुआ, जिसे मूर्तिकला की नालंदा शैली कहा जा सकता है। इस नई शैली में मुखाकृतियाँ, विशेषताएं, अंग प्रत्यंग, हाव भाव, वस्त्रों और आभूषणों का पहनावा आदि सब अलग किस्म के थे। नालंदा की कला अपनी कारीगरी के उच्च स्तर के लिए सदा जानी मानी जाती है। इसकी अनेक विशेषताएं हैं, जैसे प्रतिमाओं को सोच समझकर अत्यंत व्यवस्थित रूप में गढ़ा गया, उनमें कहीं भीड़ भाड़ नहीं दिखाई देती। प्रतिमाएं आमतौर पर उभार में समतल सपाट नहीं है, लेकिन त्रिआयामी रूपों में बनाई गई है। प्रतिमाओं के पीछे की पट्टियाँ विस्तृत होती है और अलंकार सुकोमल एवं बारीक होते हैं। नालंदा की कांस्य मूर्तियों का काल 7वीं और 8वीं शताब्दी से लगभग 12वीं शताब्दी तक का है। इनकी संख्या पूर्वी भारत के अन्य सभी स्थलों से प्राप्त कांस्य प्रतिमाओं की संख्या से अधिक है, और यह पाल राजाओं के शासनकाल में बनी धातु की प्रतिमाओं का काफ़ी बड़ा भाग है। पत्थर की मूर्तियों की तरह ये कांस्य प्रतिमाएं भी प्रारंभ में सारनाथ और मथुरा की गुप्त परंपराओं पर अत्यधिक निर्भर थी। नालंदा की प्रतिमाएं प्रारंभ से महायान संप्रदाय के बौद्ध देवी देवताओं का प्रतिरूपण करती थी, जैसे कि खड़े बुद्ध, बौद्धिस्ट जैसे कि मंजुश्री कुमार और कमला संस्थ, अवलोकितेश्वर और नागा अर्जुन। 11वीं तथा 12वीं शताब्दियों के दौरान जब नालंदा एक महत्वपूर्ण तांत्रिक केंद्र के रूप में उभर आया, तब इन मूर्तियों में वज्रयान संप्रदाय के देवी देवताओं जैसे ब्रज, शारदा, सरस्वती का ही एक रूप और खर्षपर्पण, अवलोकितेश्वर आदि का बोलबाला हो गया। बुद्ध की मुकुटधारी प्रतिमाओं का प्रतिरूपण 12वीं शताब्दी के बाद ही शुरू हुआ।
एक रोचक तथ्य यह भी है कि अनेक ब्राह्मणिक प्रतिमाएं जो सारनाथ शैली के अनुरूप नहीं थी, वे भी नालंदा से मिली हैं। उनमें से अनेक प्रतिमाएं स्थल के आसपास स्थित गांवों के छोटे छोटे मंदिरों में आज भी पूजी जाती हैं। छत्तीसगढ़ में स्थित सीरपुर आरंभिक प्राचीन ओडिशा शैली 550 से 800 ईस्वी का स्थल था, जहां हिंदू तथा बौद्ध दोनों प्रकार के देवालय थे। यहां पाई जाने वाली बौद्ध प्रतिमाओं में मूर्ति शास्त्रीय और शैलीगत तत्व अनेक रूपों में नालंदा की प्रतिमाओं जैसी ही है। कालांतर में ओडिशा के अन्य बड़े बड़े बौद्ध मठ विकसित हो गए। ललितगिरी, ब्रजगिरी और रत्नागिरी के मठ उनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। नागापट्टनम तमिलनाडु का पट्टनम नगर भी चोल काल तक बौद्ध धर्म और कला का एक प्रमुख केंद्र बना रहा। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि यह पट्टनम श्रीलंका के साथ व्यापार करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, जहां आज भी बड़ी संख्या में बौद्ध धर्मानुयायी रहते हैं। चोल शैली की कांस्य और पत्थर की प्रतिमाएं नागापट्टनम में पाई गई हैं। जैनियों ने भी हिंदुओं की तरह अपने बड़े बड़े मंदिर बनवाए और अनेक मंदिर और तीर्थ पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर समस्त भारत में स्थान स्थान पर पाए जाते हैं, जो आरंभिक बौद्ध पूजा स्थलों के रूप में प्रसिद्ध है। दक्कन में वास्तुकला की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल एलोरा ऐहोल में देखे जा सकते हैं। मध्य भारत में देवगढ़ और खजुराहो, चंदेरी, ग्वालियर में जैन मंदिर के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण पाए जाते हैं। कर्नाटक में जैन मंदिरों की समृद्ध धरोहर सुरक्षित है, जिनमें गोमटेश्वर में भगवान बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। श्रवणबेलगोला स्थित यह विशाल प्रतिमा 18 मीटर यानी 57 फुट ऊंची और विश्व भर में एक पत्थर से बनी बिना किसी सहारे के खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। इसे मैसूर के गंग राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंडा राय द्वारा बनवाया गया था। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर विलंब शाह द्वारा बनवाए गए थे। इनका बाहरी हिस्सा बहुत सादा है, जबकि भीतरी भाग बढ़िया संगमरमर तथा भारी मूर्ति कलात्मक साज सज्जा से अलंकृत है, जहां गहरी कटाई बैलबुट्टा जैसी प्रतीत होती है। मंदिर की प्रसिद्धि का कारण यह है कि इसकी हर भीतरी छत पर बेजोड़ नमूने बने हुए हैं और इसकी गुंबद वाली छतों के साथ साथ सुंदर आकृतियां बनी हैं। काठियावाड़ में पालिताना के निकट संतरुज की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थ स्थल है, जहां एक साथ जुड़े हुए 20 मंदिर दर्शनीय हैं। इस अध्याय में हमने ईसा की 5वीं से 6वीं शताब्दी तक के मूर्ति कला और वास्तुकला के अवशेषों के बारे में पढ़ा, जो विभिन्न किस्म के पत्थर, मिट्टी और कांसे से बनाए गए थे। निस्संदेह चांदी और सोने जैसे अन्य माध्यमों से भी प्रतिमाएं बनाई गई होंगी, लेकिन उन्हें पिघलाकर और कामों में ले लिया गया होगा। अनेक मूर्तियां लकड़ी और हाथी दांत से भी बनाई गई होंगी, लेकिन वे अपने भंगुरता के कारण नष्ट हो गई होंगी। प्रतिमाओं को अक्सर रंगा भी जाता होगा, मगर उनके रंग भी जलवायविक तत्वों की मार के कारण सैकड़ों सालों तक अक्षुण्ण नहीं रह सकते। इस काल में चित्रकला की भी समृद्ध परंपरा रही थी।
मगर उस समय के बचे हुए कुछ ही उदाहरण कुछ धार्मिक भवनों में भित्तियों के रूप में बचे हैं। देश में कांस्य मूर्तियां बड़ी संख्या में पाई गई हैं, जिनके बारे में अगले अध्याय में चर्चा की जाएगी। मध्यकालीन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित प्रमुख कला शैलियों एवं कुछ प्रसिद्ध स्मारकों का यहाँ वर्णन किया गया है। इस बात का ज्ञान आवश्यक है कि हमें जिन असाधारण कलात्मक उपलब्धियों का वर्णन किया है, उन्हें व्यक्तिगत रूप से कलाकारों द्वारा किया जाना संभव नहीं था। इन महती परियोजनाओं में स्थापत्यों, भवन निर्माताओं और मूर्तिकारों और चित्रकारों ने मिलकर कार्य किया होगा। खासकर इन कलाकृतियों के अध्ययन से हमें तत्कालीन समाज जिसमें इनका निर्माण हुआ उसके बारे में भली भांति जानने का अवसर प्राप्त होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उस समय के भगवान किस प्रकार के होते थे, उनकी वेशभूषा क्या थी और अंततः उनकी कला हमें लोगों के धार्मिक इतिहास के प्रति जागरूक करती है। ये धर्म अनेक थे जिनका स्वरूप समय के साथ साथ बदलता गया। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनेकों देवी देवता हैं और भक्ति एवं तंत्र से अभिभूत इस काल का प्रभाव इन पर दिखाई देता है। मंदिर भी संगीत एवं नृत्य ये सब आप खुद ही स्टडी कर लेना एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। कलाओं के केंद्र मुख्य केंद्र बन गए और 10वीं शताब्दी के बाद से मंदिर विशाल भूमि के मालिक हो गए, क्योंकि राजाओं ने उन्हें भूमि दान में दी और उनके रखरखाव में उनकी प्रशासनिक भूमिका थी। परियोजना कार्य अपने नगर के भीतर या आसपास किसी मंदिर या मठ का पता लगाएं और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं जैसे विभिन्न वास्तुकलात्मक लक्षण, मूर्ति कला शैली, प्रतिमाओं की पहचान, राजवंश से संबंध और संरक्षण के बारे में लिखें। यह बताएं कि आसपास जिस मंदिर या मठ का अध्ययन कर रहे हैं क्या वह राज्य या केंद्रीय सरकार द्वारा संरक्षित है। उस स्मारक की रक्षा के लिए या उसके बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव दें। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।